Hello guys, in today's lecture we are going to talk about few numericals depending upon the atoms. हमने एटम चैप्टर का थियरी पूरा पढ़ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द एटम्स. ठीक है, तो एटम्स के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले विल जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द एटम्स. एटम से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला, मुझे ये पता है कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूमना शुरू हो जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी mv² डिवाइडेड बाय r विच इज नथिंग बट इक्वल टू kZe² डिवाइडेड बाय r². ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एक मिल जाता है मुझे. दूसरा फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम, बोर का ऑर्बिट जो होता है उसमें एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज mvr विच इज नथिंग बट इक्वल टू nh/2π. ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ऐसा होना चाहिए. ये हमें बोर ने बताया हुआ है. उसके बाद तीसरा फॉर्मूला चेक करते हैं कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन में जाना है, वेन एवर इट गोज, वट एवर द एनर्जी एक्सचेंज हैपन्स, दैट एनर्जी एक्सचेंज, सपोज अगर एक कोई भी एनर्जी लेवल की ऑर्बिट से वो छोटे लेवल की ऑर्बिट पे आ रहा है या फिर छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जा रहा है, जो भी है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दैट एनर्जी एक्सचेंज की वजह से जो भी डिफरेंस होता है उन दो ऑर्बिट्स के एनर्जीज में, that energy difference is always h into nu, जिसमें h is a Planck's constant and nu is the frequency with which energy is exchanged. अगर ली गई है, दी गई है, जो कुछ भी है. और एक बोर ने बताया हुआ है ऑर्बिट का रेडियस, जो भी ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट का रेडियस rn इज गिवन बाय, हमने ये सारे फॉर्मूलाज प्रूव किए हैं. सो n² h² डिवाइडेड बाय 4π² इंटू m 4π² इंटू m k इंटू Ze². ये होता है बोर्स के ऑर्बिट का रेडियस. कौन से ऑर्बिट का? nth ऑर्बिट का रेडियस होता है ये. ठीक है, उसके बाद पांचवा फॉर्मूला क्या है? पांचवा फॉर्मूला कि एक पर्टिकुलर nth ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है, उस ऑर्बिट में अगर एक ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूम रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है? तो वो भी फिक्स होती है 2πk इंटू e² डिवाइडेड बाय n इंटू h, इतनी होती है. उसके बाद मैं अगर c को एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर और नीचे c को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाता है अल्फा इंटू सी डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे अगर मैंने c को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला में मैंने, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला में मैंने c को एडजस्ट किया हुआ है. अगर इसी फॉर्मूला में मैंने c को एडजस्ट किया हुआ है तो अल्फा क्या मिलता है मुझे? सो अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू 2πk e² अपॉन ch. ठीक है ना, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर कांस्टेंट. क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कांस्टेंट, STRUCTURE, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला. कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो सिक्स्थ फॉर्मूला, जो भी जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उस ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू k इंटू Ze² डिवाइडेड बाय 2 इंटू r. इसमें से सारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, सिर्फ r चेंज होता है. ठीक है ना. उसी ऑर्बिट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अगर उसी ऑर्बिट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -kZe² डिवाइडेड बाय r, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है. सो टोटल एनर्जी आप पता कर सकते हो. ठीक है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद 8th वाला फॉर्मूला हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. 8th वाला फॉर्मूला भी, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? तो माइनस, यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू रखी है, बाकी कुछ नहीं. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के वहाँ पे r की वैल्यू रखने के बाद मुझे क्या मिलता है? 2π² m इंटू k² Z². ठीक है, k² Z² e⁴ होल डिवाइडेड बाय n² h². ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है मुझे. अब इसमें से मैं अगर रिडबर्ग कांस्टेंट के सारा फॉर्मूला बाहर निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? -r इंटू h इंटू सी डिवाइडेड बाय n², जिसमें से ये r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है. r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, सो इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। उसमें से -13.6 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नाइन्थ वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं। सो नाइन्थ वाला फॉर्मूला क्या बताता है मुझे, फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है, ठीक है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m इंटू के स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय h क्यूब। इसको बाद में हम रिडबर्ग में कन्वर्ट करने वाले, सो डोंट वरी। 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी निकलती है। n1 यानी जो भी ऑर्बिट से जो भी ऑर्बिट में जा रहा है, ये दूसरा ऑर्बिट है जहाँ पे जा रहा है, n1 इज पहला ऑर्बिट की जहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। सो इतनी फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, ये होती है फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। इसी पे डिपेंडेंट हमने और एक फॉर्मूला निकाला था बाद में, वेव नंबर का फॉर्मूला। सो वेव नंबर का फॉर्मूला हमने यहाँ से डिड्यूस किया था, 10th वाला फॉर्मूला वेव नंबर का। सो वेव नंबर का फॉर्मूला, व्हाट इज द वेव नंबर का फॉर्मूला। अब देखो, वेव नंबर को न्यू बार से दिखाया जाता है और फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया जाता है, कंफ्यूजन नहीं करना है। सो वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, लैम्बडा का इनवर्स होता है। सो व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर का फॉर्मूला कैसे निकाला था, वेव नंबर का फॉर्मूला आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर ऐसे निकाला था, जहाँ पे r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। r क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला, r रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर m इंटू के स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय ch क्यूब, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। उसके बाद 11th फॉर्मूला आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन से बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है, वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला IP कंसिडर करो इसको। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है ना, वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला। उसके बाद और एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 2 पाई r, और कितना, ठीक है ना, 2 पाई r, ये n सफिक्स है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय vn वेलोसिटी से भाग रहा है, rn रेडियस का सर्कल है, तो टाइम कितना लगेगा। सो 2 पाई r टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख देता हूँ, v और r की वैल्यूज रख देता हूँ, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाता है n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू के स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m इंटू के स्क्वायर z e रेज टू 4, ठीक है ना, कितना मिलता है, z e रेज टू 4, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। जिसमें से अगर मैं n क्यूब को वैसे रख दूं, तो ये वाला जो है, ये वाला तो बेसिकली ओके, ये वाला जो है, ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द विच इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में, सॉरी n को अगर बाहर निकाल लेते तो क्या मिलेगा मुझे, h क्यूब नहीं, t1 इंटू n क्यूब। ये t1 क्या है, टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ n क्यूब करोगे तो आपको कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के मिलते जाएंगे। और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें 3 कांस्टेंट की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। पहला कांस्टेंट होता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो r इज इक्वल टू 1.097 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। दूसरा कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यू होती है। यूनिट होता है उसका जूल सेकेंड। उसके बाद तीसरा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन दिस टोटल इंफॉर्मेशन। ये पूरे इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, सो पहला एग्जांपल, व्हाट मस्ट बी द स्पीड, ठीक है, व्हाट मस्ट बी द स्पीड। यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन, मैं आपको बस फंडा बता दूंगा एंड आई विल गो फर्दर, ठीक है, जस्ट सिर्फ फंडा बता दूंगा कि ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है एंड गो फर्दर। वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, एक काम करो,
यहाँ पे कहाँ गया वो एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको वेव नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस वेव नंबर के फॉर्मूला के हिसाब से हम ये वाला और ये वाला यानी हर एक सीरीज है उसके लिए हम वेव नंबर निकाल सकते हैं, और वेव नंबर को इन्वर्स किया तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, यानी हर एक सीरीज में आपको वेवलेंथ कहाँ मिलती है वो आपको पता करना है। सो आप क्या करो, डू वन थिंग, एकदम पहले बाकी के सारे एग्जांपल शुरू करने से पहले एक काम करो, सबसे पहले आती है लेमन सीरीज, ठीक है ना, उसके बाद आती है बामर सीरीज, उसके बाद आती है पश्चिम सीरीज, उसके बाद आती है उसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद आती है फंड सीरीज। ये सारी सीरीज है ना, इनके हर एक सीरीज के पहले 5 स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, यानी लेमन सीरीज में आप n1 इज इक्वल टू 1 रखते हो, और n2 इज इक्वल टू आप क्या रखते हो 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 2 3 4 5 6 रख के लेमन सीरीज के लिए पहली 5 वेवलेंथ्स निकालो, यानी स्पेक्ट्रल जो भी स्पेक्ट्रोग्राफ जो होगा, स्पेक्ट्रोग्राफ पे मुझे कहाँ पे पहले 5 जो मुझे लाइंस दिखाई देती हैं वो किस किस वेवलेंथ्स पे दिखाई देंगी, ठीक है ना। 5 ओके, ये कितने हो गई, 6 हो गई, चलो 6 निकाल दो, ठीक है ना। 6 लाइंस मुझे कहाँ कहाँ पे दिखाई देती हैं, पहली 6 लाइंस लेमन सीरीज की पहली 6 लाइंस किन किन वेवलेंथ्स पे दिखाई देती है, लेमन सीरीज बामर सीरीज की 6 लाइंस किन किन वेवलेंथ्स पे दिखाई देती है, पार्शियन की कहाँ पे, ब्रैकेट की, फंड की कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है, वो सारी सीरीज जो है, ठीक है ना, वेवलेंथ्स की λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6, ये सारी सीरीज के लिए निकाल के रखो, बिकॉज जब सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक है। चलो, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल, जितने हो सकते हैं उतने करेंगे हम लोग, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल ट्राई देम लेटर, ठीक है। चल, सो पहला क्वेश्चन, एट व्हाट स्पीड must an electron revolve around the nucleus of a hydrogen atom so that it may not pulled into the nucleus। अगर सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है तो वो पुल अप होता है, ठीक है ना, अंदर गिर जाता है। यानी आपको एक सफिशिएंट अगर आपने प्लैनेट के वक्त मैंने आपको बताया था, या ग्रेविटेशन के बाद आपको पता होगा कि अगर एक प्लैनेट के अराउंड अगर दूसरा प्लैनेट गोल घूमने की कोशिश करता है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो जाती है तो वो यहाँ पे गिर जाता है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। सो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तो अगर खींचना नहीं है तो इसका अप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, mv²/r करना है, ठीक है ना, mv²/r करना है, और उसको इक्वल कर देना है आपको ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, यानी k q1 q2/r² के साथ करना है। अब हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, एंड बाहर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी ये q1 q2 की वैल्यू के बारे में पता है। r यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब r के बारे में पता है, k के बारे में पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, रेडियस के बारे में पता है, आपको सिर्फ v फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करो, यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेकंड। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आपको Rn फाइंड आउट करना है एंड En फाइंड आउट करना है, En फाइंड आउट करना है। तो n यहाँ पे 2 रखना है आपको, और E भी 2 रखना है, बिकॉज सेकंड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस आपके पास फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला आपके पास है n² डिवाइडेड बाय, ऊपर दिया हुआ है मैंने 4π² mke², ठीक है ना, mke²। ये फॉर्मूला में आपको n की वैल्यू 2 रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, जस्ट फाइंड इट आउट। E2 का भी फॉर्मूला हमारे पास है, E का फॉर्मूला क्या है, -2π² mk² e⁴ डिवाइडेड बाय n²h², खत्म। इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पे मैं बस फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आपको आंसर बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पे, तो कैलकुलेशन रिकॉर्डेड लेक्चर में कैलकुलेशन करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको कैलकुलेशंस करने हैं, बिकॉज ये यहाँ पे ईजी लगता है, लेकिन कैलकुलेशन में फॉर श्योर हमारी गलती हो जाती है। सो कैलकुलेशन किए बिना नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए नहीं जाना है, पॉज द स्क्रीन एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द फोटोन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन which can excite electron to this from this, ठीक है ना, to this from this। अब सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि E2 - E1, ठीक है ना, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ठीक है,
कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। यानी अब क्या हो रहा है कि मैं फोटोन की एनर्जी देता हूँ तो वो क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल पे हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ये लोअर एनर्जी लेवल है, यहाँ से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो इसके लिए मुझे जो फोटोन है उस किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन देना पड़ेगा, सो दैट इट विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, मुझे पता है H इंटू न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H। अब यहाँ पे सब कुछ SI में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द जूल्स। तो क्या करना पड़ता है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। खत्म, न्यू की वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी। खत्म, इतना ही बेसिक फंडा, इतना ही है इसमें। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ठीक से। फोर्थ क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6। इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल दिस टू दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड एंड नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है ना। अब वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे तो मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि सारी सीरीज के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन बताऊंगा नहीं, लेकिन वेवलेंथ फाइंड आउट हो जाती है तो आपको सीरीज का नाम फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं कि अलग अलग सीरीज का अलग अलग आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे E2 माइनस E1 कितना मिलता है, देखो। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, मुझे कितना मिला, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1.51 से जा रहा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, यानी लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है हायर एनर्जी लेवल से। सो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 1.89, दैट टू माइनस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज नेगेटिव आया हुआ है। सो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जा रहा है। सो E2 माइनस E1 किया हम लोगों ने। अब वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड, ये निकालना है मुझे। तो स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट हो रही है उनका वेवलेंथ निकालना है। तो कैसे निकाला जा सकता है, सिंपल सी बात है। अब मुझे पता है कि न्यू इज इक्वल टू, देखो ठीक से, न्यू इज इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है ना, C डिवाइडेड बाय लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय न्यू। तो मुझे पता है ये जो एनर्जी डिफरेंस मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे डेल्टा E, ठीक है ना, डेल्टा E। सो डेल्टा E, ये जो एनर्जी डिफरेंस निकाला है, सो डेल्टा E इज इक्वल टू H इंटू न्यू होता है, मुझे बताया गया है, बोर ने बताया हुआ है। सो न्यू की जगह पे मैं C डिवाइडेड बाय लैम्बडा रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, H इंटू C डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज डेल्टा E। सो लैम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E। यहाँ पे आपको लैम्बडा मिल जाएगा। जैसे ही लैम्बडा मिल जाता है आपको इतना मिल जाना चाहिए, एज पर द कैलकुलेशन इतना मिल जाना चाहिए। जैसे इतना मिल जाता है आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है। लेकिन उससे पहले बामर सीरीज के वेवलेंथ्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सो ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। सो कैलकुलेशंस ठीक से करना, मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो ठीक से करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, शो दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 वोल्ट। कितना सिंपल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी क्या होता है, आपको वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पहले ही ऑर्बिट में होता है। तो पहले ऑर्बिट में उसको जितनी एनर्जी होती है उसके पास, उतनी एनर्जी अगर उसको दी जाए तो वो उस पर्टिकुलर एटम से बाहर निकल जाता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे पता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इन्फिनिट पे जाना है, कहाँ से, पहले ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट पे जाना। इन्फिनिट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, 0, माइनस पहले ऑर्बिट पे कितनी होती है, माइनस ऑफ माइनस 13.6 विच इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, खत्म। इतनी एनर्जी देनी पड़ती है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ताकि वो वहां से बाहर चला जाए। ठीक है, अब सिक्स एग्जाम्पल, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी आइटम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल दिस टू दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ। हाँ, ऊपर वाला एग्जाम्पल जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है एग्जैक्टली वैसा एग्जाम्पल है। और किस सीरीज निकालनी है, अगेन आपको सीरीज पता होनी चाहिए। सो मैंने जो दिया हुआ है वो निकाल के देख लो आप लोग, वहां पे ये वेवलेंथ इस सीरीज के लिए बिलोंग करती होगी, ये आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेवंथ वाला क्वेश्चन।
सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेवंथ वाला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है। व्हाट आर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट? थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे उसकी एनर्जी क्या होगी ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी पहली जो ग्राउंड स्टेट है वहां से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा? n इज इक्वल टू 4 होगा। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये पहली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, तीसरी एक्साइटेड स्टेट। तो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी हम फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट चाहिए, यानी n इज इक्वल टू 4 चाहिए। बस खत्म, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यानी E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो पहले ऑर्बिट की कितनी होती है एनर्जी? -13.6 होती है डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, सो सॉरी प्लस होना, ठीक है फाइन। सो -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाती है मुझे? -0.85 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे तो ये तो आंसर देख के बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो आंसर देख के बता रहा हूँ। उसके बाद काइनेटिक ये काइनेटिक एनर्जी के लिए मिला मुझे, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये मिला मुझे, ये काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यानी कितनी मिलेगी मुझे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप लोग, -1.7 मिलेगा, -1.7 मिलेगा। सो टोटल एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके आप फाइंड आउट कर सकते हो टोटल एनर्जी, ओके। नेक्स्ट और क्या पूछा है? द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड। हाँ ये बहुत ईजी है, कहाँ से वो जंप कर रहा है? थर्ड एक्साइटेशन स्टेट से जंप कर रहा है, यानी फोर्थ। सो E4 से जंप कर रहा है वो E1 पे, ठीक है ना। तो बस मुझे यहाँ पे डेल्टा E निकालना है, विच इज इक्वल टू h इंटू न्यू निकालना है। सो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h, ठीक है। तो डेल्टा E यानी टोटल एनर्जी मिल जाती है आपको, फोर्थ एनर्जी, फोर्थ स्टेट की, फोर्थ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी मिल गई आपको। यहाँ पे टोटल एनर्जी मिल गई आपको, और ऊपर आप क्या कर रहे हो? आप फर्स्ट की एनर्जी दी हुई है, यानी E4 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय एडिंग द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी, खत्म, ठीक है ना, पहले की टोटल एनर्जी। सो यू विल गेट न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h, खत्म। नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन, calculate the shortest wavelength and photons emitted in bracket series पूछा है, ब्रैकेट सीरीज। सो ब्रैकेट सीरीज कहाँ से शुरू होती है? सिंपल सी बात है, ब्रैकेट सीरीज शुरू होती है फोर्थ से, n इज इक्वल टू 4 से शुरू होती है, n इज इक्वल टू 4 से ब्रैकेट सीरीज शुरू होती है। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है आपको। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हाईएस्ट वेव नंबर निकालना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हाईएस्ट वेव नंबर निकालना पड़ेगा। सो हाईएस्ट वेव नंबर कितना मिलता है मुझे? क्योंकि इज 1 अपॉन लैम्बडा। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हाईएस्ट ये निकालना पड़ेगा। सो हाईएस्ट वेव नंबर कब मिलता है मुझे? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, ठीक है ना, फ्रॉम दिस ऑर्बिट, फोर्थ नंबर के ऑर्बिट से, ठीक है ना, फोर्थ नंबर के ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे जंप कर देता है। सो न्यू इज इक्वल टू मुझे क्या निकालना पड़ेगा? r ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तभी वो हाईएस्ट देगा मुझे, राइट, तभी वो मुझे हाईएस्ट देगा। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी कर लिया, खत्म, 1 अपॉन इन्फिनिटी कर लिया, क्योंकि 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस हाईएस्ट ऑर्बिट, एकदम दूर का ऑर्बिट कौन सा हो सकता है? इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकता है, वहाँ पे जंप कर देगा तो मुझे 1 अपॉन लैम्बडा मिल जाएगा। सो लैम्बडा की वैल्यू, स्मॉलेस्ट लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट विल बी, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये मिलेगी मुझे, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली ब्रैकेट कहाँ पे होता है वो, ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज कहाँ पे होती है? इंफ्रारेड रीजन में, खत्म, ठीक है। सो दैट्स ईजी। उसके बाद इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज। हाँ ये मैंने आपको असाइनमेंट के अंडर ही दे दिया है, सो फाइंड इट आउट, ठीक है ना। मैं ये वाला सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि हर एक सीरीज के लिए आपको पहले 5-5, 6-6 वेव लेंथ्स निकालनी है, जहाँ पे मुझे आपको स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलने वाली है, तो ये नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 10th वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली 10th वाला क्वेश्चन के लिए जाते हैं। सो 10th वाला क्वेश्चन, द सेकंड मेंबर ऑफ लेमन सीरीज हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर। हाँ ये भी मैं बता चुका हूँ, सेम, ठीक है। तो आप वो स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट कर लेते हो हर एक सीरीज के लिए, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 11th वाला क्वेश्चन,
11th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच, यानी वो एनर्जी उतनी एब्सॉर्ब कर रहा है. व्हाट विल बी द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस मच. ठीक है, सो इतनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है. ठीक है ना, उतनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है. तो उसकी एनर्जी लेवल कितनी होगी, उतने एनर्जी का फोटोन उसने एब्सॉर्ब किया, तो उसकी एनर्जी लेवल कितनी होगी. सिंपल सी बात है. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पता है कि इतनी एनर्जी लेके वो व्हाट एनर्जी द लेवल विल दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल हैव. तो यहाँ पे एनर्जी उसकी फाइंड आउट करने के लिए सो मुझे पता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू न्यू. ये H इंटू न्यू क्या है, H इंटू न्यू बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, आप जो भी इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हो उसका एनर्जी है. ठीक है ना, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी कौन सी है 12.9. सो अब एनर्जी लेवल कितनी होगी H न्यू दिया हुआ है आपको. सो H न्यू प्लस E1 दिया हुआ है. सो H न्यू कितना है आपके पास, H न्यू इज 12.9. सो 12.9 और E1 यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये नई जो एनर्जी उसकी एनर्जी लेवल होगी वो कितनी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होगी. ठीक है, देखो ये जो फोटोन की एनर्जी होती है ये होती है, ये फोटोन की एनर्जी है, ये पूरी की पूरी उसने एब्सॉर्ब कर ली. तो अब उसकी एनर्जी लेवल कितनी हो गई E2. अब उसकी एनर्जी लेवल कितनी हो गई E2. सिंपल है. ठीक है, सो और क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये वाली एनर्जी लेवल उसकी होगी. नाउ वो अब यहाँ पे अगर वो एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाती है उसकी, तो वो किस इस पे जंप करेगा, कौन से वाले ऑर्बिट में जंप करेगा ये पता करना है. तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन, ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल हो गई. मेरे पास एनर्जी लेवल निकालनी है किस एनर्जी लेवल पे जाने के बाद ये वाली एनर्जी लेवल मैच होती है. सो En इज इक्वल टू E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉरी E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. सो n स्क्वायर इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, E डिवाइडेड बाय En, E डिवाइडेड बाय En. अगर ग्राउंड स्टेट इतनी है, अगर इतनी एनर्जी लेवल अभी है उसकी, तो वो किस ऑर्बिट में जाएगा ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो -13.6 डिवाइडेड बाय -1.51 आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 3, यानी सॉरी अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 9. सो n विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, n विल बी इक्वल टू 3, यानी आपका ऑर्बिट, आपका जो वो इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड ऑर्बिट में जंप कर देगा. थर्ड ऑर्बिट में यानी उसके लिए सेकंड एक्साइटेशन लेवल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जंप कर देगा. ठीक है, सो ये वाले एग्जांपल्स है. बाकी वाले एग्जांपल्स यू कैन ट्राई इट आउट, बहुत इजी एग्जांपल्स है. जस्ट हैव अ लुक एट देम, स्क्रीनशॉट ले लो इन एग्जांपल्स के. अगर आप सीबीएसई में तो SL अरोरा में से ये वाले एग्जांपल्स हैं. ट्राई देम आउट. ठीक है, ट्राई देम आउट, जो भी एग्जांपल्स है आप ट्राई कर सकते हो. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट send me the doubt. Thank you very much.